गिब्स गिब्स एनर्जी बढ़ा दी है ना। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा दी मैंने। एंटी लॉग भी पढ़ा दिया। ओके, रिकैप ऑफ प्रीवियस टॉपिक यहां लिख देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा यहां पर एंटी लॉग। अच्छा जी, देखो लॉग बेस 10x इक्वल टू 2 है। अगर अगर 2 है और आप चाहते हो कि आप x की वैल्यू निकालो, तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस लॉग को 2 के डिवाइड में भेज दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज नॉट वैलिड ऑपरेशन। लॉग और x के बीच इनटू नहीं है, लॉग और x का एक साथ रिश्ता है, एक साथ रहते हैं वो लोग। तो जब आप लॉग को हटाना चाहोगे और x को बचाना चाहोगे, तो आपको लॉग हटाने के लिए उसका एंटी लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, समझ रहे हो। तो ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखो बोर्ड पर सभी लोग बहुत ध्यान समझना, एक एक लाइन समझना। टू रिमूव दिस लॉग, मुझे यहां एंटी लॉग लाना पड़ेगा, एंटी इसे कैंसिल कर देगा, लॉग का दुश्मन एंटी लॉग, ठीक है। तो ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोलो क्या होगा। लेफ्ट में एंटी लॉग लूंगा तो लॉग खत्म हो जाएगा, यही मकसद है लेने का, राइट। तो यहां पर सिर्फ x बचेगा। और राइट साइड क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, एंटी लॉग ऑफ 2 ना, यही तो बचेगा। दोनों साइड एंटी लॉग ले रहे थे, तो लेफ्ट के एंटी लॉग ने लॉग को डिलीट कर दिया, राइट का एंटी लॉग बच गया। तो एंटी लॉग ऑफ 2 को हम लोग, बहुत ध्यान से, एंटी लॉग ऑफ 2 को हम लोग 10 की पावर 2 लिखा करेंगे। यानी 10 की पावर 2 तो बचपन से पढ़ते आए हो, ये 10 की पावर 2 बेसिकली है 2 का एंटी लॉग। ये नई बात बता दी मैंने, ये तो हम जानते ही थे। इसे रीड कैसे करोगे, दिस इज एंटी लॉग ऑफ 2। तो यहां से क्या था, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको देखा होगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो बेस है 10, वो यहां आता है, पावर में 2 जाता है, यही है 10 की पावर 2 मतलब एंटी लॉग ऑफ 2। समझ गए सब लोग। तो बेटा 10 की पावर 0.3 का मतलब समझाओ मुझे, क्या पढ़ोगे इसका, व्हाट इज दिस, इस एंटी लॉग ऑफ 0.3, सबको समझ आया। 10 की पावर -2.5 का मतलब भी क्या है, एंटी लॉग ऑफ -2.3, ये इसका मतलब हुआ। एंटी लॉग का मीनिंग समझाया मैंने अभी। एंटी लॉग को सॉल्व, देखो हमने 10 की पावर 2 को सॉल्व करना बचपन में सीख लिया, सा होगा, लेकिन 10 की पावर 0.3 को कैसे सॉल्व करोगे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी खूब मिलेगा आपको, इस चैप्टर में भी मिल रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। 10 की पावर 0.3 को कैसे सॉल्व करोगे, 10 की पावर -2.5 को कैसे सॉल्व करोगे, वो हम सीखने जा रहे हैं। सीख लेना तो बताना, फिर नहीं तो छोड़ो, फिर क्या मतलब है। देखो चुप, इसको सीखने के लिए log 2 की वैल्यू बताओ, 0.3, सुनो सब लोग, log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 का एंटी लॉग 2 होगा, बस इतनी सी बात है। सोचो अगर मुझे यहां दोनों साइड, यहां बेस 10 है ना, अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, आप ही लोग बताओ, अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग ले लूं तो क्या लिखोगे, लेफ्ट में क्या बचेगा, सिर्फ लेफ्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 2, राइट में क्या हो जाएगा 10 की पावर 0.3। यहां से देखो क्या, गौर से ध्यान से, इसका मतलब 10 की पावर 0.3 की वैल्यू 2 है, खत्म। यानी 0.3 का एंटी लॉग 2 होता है। फिर सुनो, 2 का लॉग क्या होता है,
0.3, तो उल्टा चलो 0.3 का एंटी लॉग 2 होगा। अब लगी 0.3 का एंटी लॉग 2 होगा। सिमिलरली 10 की पावर 0.47 की वैल्यू बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 की पावर 0.47 की वैल्यू बताओ। ये log 3 की वैल्यू 0.47 होता है, तो 0.47 का एंटी लॉग 3 होगा। log 3 मत बोल देना, 3 होगा। तो हम 10 की पावर इन वैल्यूज को सॉल्व करना नहीं जानते थे, जो आज सीख रहे हैं। पता नहीं जी आप सीख रहे हो कि बस बैठे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो बैठने के साथ साथ। सिमिलरली 10 की पावर 0. क्या छनाओ 6 की वैल्यू कितनी आएगी 4। 10 की पावर 0.7 की वैल्यू कितनी आएगी 5। 10 की पावर 0.84 की वैल्यू नहीं 77 की वैल्यू कितनी आएगी 6। 10 की पावर 0.84 की वैल्यू कितनी आएगी 7 एंड सो ऑन। समझ में आया? इसको रीड करोगे एंटी लॉग ऑफ 0.47, एंटी लॉग ऑफ 0.6, एंटी लॉग ऑफ 0.7, एंटी लॉग ऑफ 0.77 एंड सो ऑन। माइनस वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? देखो दिक्कत है फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने में। अगर 10 की पावर 3 होता तो वो तो सॉल्व ही है ना। 10 की पावर 3 को लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10,000। 10 की पावर 3.3 होता तब मुश्किल है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1000। 10 की पावर 3.3 होगा ना, तब मुझे एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, होल नंबर को अलग कर लूंगा, चूंकि वो तो मैं जानता ही हूं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 0.3 को अलग कर दूंगा, फिर उसको इस मेथड से सॉल्व कर लूंगा। और आई मीन ये सॉल्व करो जरा 10 की पावर क्या नाम है उसका 0.3.3। ये सॉल्व करो आप लोग खुद से, थोड़ा देखो तो क्या सीखा तुमने। अभी मैंने जो बात बताई उसमें से कितना सुना। इंटू 1000 इंटू जस्ट 1002 कहां नालायक है तू, फिर से कर। वो आप ऑपरेशन नहीं समझ पाए आप, इनटू में प्लस में माइनस में वो नहीं समझ पाए आप। थ्री पॉइंट थ्री कोई कर ले तो मानू, जीनियस बच्चा कोई। चश्मिश कौन सा? हाँ 2000 होगा क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ गुड। विद्यापीठ 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 करता हूं। बच्चों आपको 10 की पावर 3 में कोई दिक्कत थोड़ी है, 10 की पावर 0.3 में है। तो 10 की पावर 3 इंटू, ये नहीं पता लोगों को, इंटू में पावर जुड़ती है ना, तो इंटू 10 की पावर 0.3। अब इसको जोड़ोगे तो फिर वहीं पहुंचोगे। तो इस तरह से अलग करना सीखो पहले। मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, ठीक है, ये बात सब लोग सुन लें। नहीं आती मैथ, इसके सिखाए बगैर मैं केमिस्ट्री पढ़ा नहीं सकता, इसलिए मैं अपने मेन लेक्चर से कुछ चीजें आपको दे रहा हूं। दिस वैल्यू इज 1000 एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 दैट इज 2000, नॉट 2 प्लस 1000। गॉट इट? 10 की पावर जल्दी करो
अब मैं बाद में आऊंगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन और कर लो, 10 की पावर 7.7 को सॉल्व करो। टेन की पावर 7.7 को सॉल्व करो। ताकत रहते तुझको आज सवेरे। अरे वाह, ओ पापा खा। तो 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.7 इजकल टू 5 टाइम्स 10 की पावर 7 इज द आंसर। किसी को समझ आया? इस तरह से एंटीलॉग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, निगेटिव एंटीलॉग कैसे सॉल्व करोगे? निगेटिव एंटीलॉग कैसे सॉल्व करोगे? दिस इज अनदर चैलेंज, चैलेंजिंग है थोड़ा सा, और आप चैलेंज लेने मास्टर हो। तू ही रब तू ही दुआ। माइनस कैसे? जैसे 10 की पावर माइनस 2.7 आ जाए, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो नहीं जानते हो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ध्यान से सुनो, एक बार बोलने जा रहा हूं, ठीक है। जब पावर निगेटिव में हो तो पहले हम उसे देखो, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव में रखना है, तभी हम जाके एंटीलॉग निकाल पाएंगे। तो उसका जुगाड़ क्या है? सुनो, पावर निगेटिव है तो आप उसमें ये जो होल नंबर है ना, कितना है 2, होल नंबर या इस नंबर का जो नेक्स्ट होल नंबर है वो जोड़ दो, वही घटा दो। इस नंबर का नेक्स्ट होल नंबर कोई बताए? क्या बड़ी बात पूछ ली, जो लिखा है व्हाटएवर, इसका नेक्स्ट होल नंबर 3 ना, तो 3 जोड़ दो और 3 घटा दो। बोलो, ये समझ पाया? नहीं समझ पाया? ये मैं खुद बता रहा हूं तुम्हें, जुगाड़ है। कहेंगे क्यों क्यों जोड़ना है, क्यों घटाना है? इसे जुगाड़ कहते हैं, टू कन्वर्ट दैट निगेटिव इनटू पॉजिटिव, है ना। ये बात समझ गए? ये हमें याद रखना पड़ेगा कि माइनस का एंटीलॉग निकालने के लिए हमें नेक्स्ट होल नंबर को जोड़ना है और उसी को घटा देना है। फिर जो ये प्लस वाली वैल्यू इसको इसके साथ लेना है, उसको अलग छोड़ देना है। तो कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर, ये इससे घटेगा 0.3 माइनस 3। ये पावर जुड़ी घटी है ना, जुड़ी घटी, तो यानी ये इंटू में रहा होगा 10, तो अलग अलग कर लो। 10 की पावर 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। समझा पा रहा हूं? हो गया काम, सेवा समाप्त। 10 की पावर 0.3 इज इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज द आंसर। ऐसे आंसर तो कभी देखे होंगे, इंटू 10 की पावर में 0.002 छापो। नेक्स्ट होल नंबर जोड़ेंगे, नेक्स्ट होल नंबर घटाएंगे, इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन करेंगे। जग घूमिया थर जैसा न कोई। माइनस 6 आ रही है, कौन है? बात मत करो, बात मत करना। कितना था? 3। ये करके दिखाओ, करो, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी करो। गाँव फिलहाल 2.303 into 300, 2.303, 2.303, 2.3, 4.6, 46. Yes. Hello, bro. What's up? मुझे इतना आंसर निकाल के दिखाओ, वो भी सही होगा। मेरे पास ये वाला मेथड आसान लग रहा है, आप वहां तक पहुंचते हो तो वो भी सही होगा, समझ गए? इवन आप 1 जोड़ सकते हो, 1 घटा सकते हो। हाँ सही है। टेन की पावर कितनी है?
10 की पावर कितनी है? तो यहाँ पे है, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, ये कैसे पता होगा? देखो बच्चों, इसको कैसे लिखोगे? 10 की पावर -4.3 प्लस 5 -5, सही बोला? व्हाट नेक्स्ट? प्लस वाले को उसके साथ भेज दो, 10 की पावर 0.7 -5। व्हाट इज दिस? 10 की पावर 0.7 इंटू 10 की पावर -5। व्हाट इज दिस? ये क्या है? 5 टाइम्स 10 की पावर -5। किसी को समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन करेंगे अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी केमिस्ट्री में। लाइट चेंज, हाँ फिर समझाऊं? हट जाऊं? अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं, समाप्त फरमाइए। 10 की पावर 0.3 कितना? 2। 10 की पावर 0.32 है और 10 की पावर 0.35 आ जाए तो इसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लगा लेना। ये 0.3 नहीं, थोड़ा ज्यादा है तो 2.1 करके कहीं ऑप्शन में होगा, समझ रहे हो? नियर बाई टू, थोड़ा ज्यादा, या ऑप्शन में होगा 2.13 ऐसे कुछ। तो बस यही है आंसर। कुछ समझ पाए? हेलो बच्चों, आपको पता है 10 की पावर 0.47 की वैल्यू, 4 की वैल्यू नहीं ना पता है, तो 0.4 की वैल्यू कितना लिखेंगे? बोल। ये 2 और 3 के बीच में होगा। 3 होता तो 0.47 होता, 2 होता तो 0.3 होता, ये 0.3 0.47 के बीच में है, तो आप चले जाओ बीच में 2.45 2.6 के आसपास। नहीं समझा पाया? तो ये मत याद करना, नियर बाई रे, 2.55 भी हो सकता है, 2.61 भी हो सकता है, व्हाटएवर। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे हेडिंग, क्वेश्चन लिखेंगे ना वो डेल्टा जी वाले फार्मूले पे, इक्विलिब्रियम वाले फार्मूले पे, याद है? 2.3 8.314 8.314 नहीं 2 लेंगे उसको, ठीक है करें? अगली स्लाइड पे आइए, देखिए क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लास्ट क्लास, बेस्ड ऑन लास्ट क्लास। तुम मत लिखो हेडिंग, वो मेरा काम था ऐसे कि मैं पढ़ा के आ रहा हूं, उनको पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर अ रिएक्शन at equilibrium delta G naught is equal to 64 kilocalorie at 300 Kelvin. Find K equilibrium, ये करके दिखाओ। PYQ, मेरे को ईयर से मतलब नहीं होता, मैं याद रखना, मैं बस ये बोलूंगा PYQ है। अब मैं चल के ईयर लिखा हूं, ध्यान से देखो, इस सवाल को 2015 में आया था। दैट आई डोंट डू, every line is important, whatever I teach, I know nothing beyond your syllabus. तो पहले आप फार्मूले, बहुत आसान, अच्छा, आर की वैल्यू सारे लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे, लेकिन वो 2 कैलोरी है और ये किलो कैलोरी है, तो क्या करोगे? इस किलो कैलोरी को कन्वर्ट कर लोगे कैलोरी में, देन सॉल्व। प्रॉपरली करो, बहुत आसान है, एंटी लॉग की जरूरत है इसमें।
बेस्ड ऑन एंटी लॉग। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हो। हाँ? मैंने फिर से सुन लो, बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, निहायत ही आसान है भाई। जुम्मा जुम्मा पढ़ने मत आओ। क्लास लेक्चर देखे सारे जो पास्ट में थे? कल की क्लास देखी? कब बीमार थे? पक्का? मैं भी बीमार था 2 दिन, पर क्लास तो ली मैंने भाई आपकी, तो अलग बात है। किसी का आया? जल्दी करो, मुझे 2 मिनट इसके लिए और देने बस। 2.3 का डबल है 6.4, सेवा समाप्त। यही तुम लोग दिमाग नहीं लगाते, कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है। 2.3 का डबल है 6.4, तो लेफ्ट में 64 है ना, तो हो जाएगा 2 पर डबल 20 आ जाएगा। एनीवन गॉट आंसर? वो हाथ हटाओ, यहाँ वैल्यू उसकी रखो। डेल्टा जी तो रखना है ना आपको, कितना है 364 इंटू 1000, यहाँ रख के करो यहाँ। हाँ ये प्रैक्टिस गुड। डेल्टा जी बराबर, ये फार्मूला क्या लिखा है तूने रे, ये क्या लिखा है तूने, मुझे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पूरा क्लास सन्नाटे में चलेगा। आप बताओ भाई, आंसर बताओ यार। मोबाइल इस्तेमाल मत कर बे। और लड़के, फोन मत इस्तेमाल कर, नीट में फोन अलाउड नहीं है, तुझे पता है ये बात। और इसमें इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, दिमाग से सोच थोड़ा। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड एनीवेयर। करता हूं भाई, मेरा काम ही है सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन इज हियर। देखो बच्चों, डेल्टा जी नॉट दे रखा है माइनस कितना 64 किलो कैलोरी, जो कि बराबर होगा 64 इंटू 1000 कैलोरी। आपका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। गौर फरमाइए, ये है 64 इंटू 1000, ये है -2.303 इंटू 2 आर की वैल्यू इंटू 300 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, अब मैं यहां से कहानी, ये है 64, ये है 2.3, इसका डबल है ये, तो डबल है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, डबल कर लो। हाँ डबल नहीं, ट्रिपल है क्या? कुछ नहीं है कुछ डिविजिबल है कि नहीं? अच्छा दुखी हो, कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2, अब सही है। अच्छा, और भी कुछ कटेगा ये? अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर, देखो ध्यान से, यहाँ बचेगा 3200 है ना। डिवाइड में क्या क्या आएगा बच्चों? अच्छा माइनस में रहेगा, माइनस में भूल जाना। 3 इंटू 2.303 इंटू 300, ये मुझे दर तक लास्ट तक पहुंचाना है। तो देखो ये मिलेगा कितना, 3 जीरो से 2 जीरो निपटा दूं, है ना, और वो 32 है, ये 3 है, तो 2 से कटेगा, 2 कहाँ से, 2 कहीं है नहीं है, तो आप थोड़ा और कम कर लेता हूं मैं। 320 डिवाइड बाई 3 इंटू 2.3, 2.3 टू ज़्यादा है ना, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो पहले 9 नहीं, 2.3 को ही खत्म करना है मुझे। देखो 2.3 बन जा 2.3, है ना, यहाँ पे 3 है ना, इसे डिवाइड कर रहा हूँ, स्कूल गए थे, तो 2.3 1 जा 2.3, तो यहाँ बचेगा 0.7, है ना, 0.7 और 272 हो जाएगा, तो 2.3 3 बार जाएगा, है ना, तो ये जाएगा 1 3, फिर एक 0 बढ़ा लो, 39 इतना डिवाइड बाई 9 अप्रोक्सीमेट। बड़ा मुश्किल बाबा, बड़ा मुश्किल। क्या करूं, आप लोग ही बताओ, मैं क्या करूं, क्या करूं? 9 की टेबल पढ़ूं? चलो 9 1 जा 9, ठीक है, और बताओ 9 की टेबल, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना बचा यहाँ 50, है ना,
फिर 9 9 5 जा 45, तो 5 लगभग, मतलब ये कुछ 6 आएगा, 36 के आसपास। ना लिखूं, कोई बात नहीं, अच्छा 5 जो लिख दिया, ठीक है 35। फिर यहां से कितना बचेगा बच्चों, 50 था ना, तो 35 बचा, फिर 0, फिर से 50 हो गया, फिर से 50 हो गया, तो फिर क्या होगा पॉइंट, क्या करोगे, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, है ना। तो ये है 35.6 या 35.5 डिवाइड बाय 2.3। अब आया, 9 से डिवाइड करना सिखाऊं एक अलग से क्लास लेके, माइनस साइन में, सॉरी। अच्छा, ये वाला 3 अलग कर दिया मैंने। अब तो इसको 3 कर लेता हूं ना बस, ये 9 नहीं बल्कि 3 है सिर्फ, है ना। ये 9 नहीं, बस क्या है, 3 है। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको सॉल्व करो जरा, तो 3 से, 3 3 6, 320 डिवाइड बाई 3 दून 3 6, 9 6.9, है ना, ये है। ये 0.5 के आसपास आएगा लगभग लगभग, क्या बोलते हो, 0.05 आएगा ये वैल्यू, ये लास्ट वन। करो जल्दी सॉल्व, इसको जल्दी सॉल्व करो सभी लोग, ऐसे डिवाइड करो। 7 की टेबल पढ़ो बस, सिंपली ये 7 है मेरे हिसाब से। 7 1 जा से 7 7 7 चौक 28, 4, तो -4, फिर कितना आएगा 2 4 40, 7 7 42, लगभग 46 आया क्या, पॉइंट में कुछ है कि 45 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट में लेना है मुझे, तभी तो मैं एंटी लॉक सिखा पाऊंगा। तो पॉइंट 3 3 से तो 4 लेंगे, इस तरह से लेंगे। आया समझ, नहीं आया, ये कैलकुलेशन है। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे ना, ये तो लॉग के इक्विलिब्रियम है। अब आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। फिर सुनो मेरी बात, ये कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये मेरे खुद की वैल्यू थी। जो एग्जाम में आएगा वहां ये वैल्यू ऐसे डिजाइन की जाएगी कि वो इजीली डिविजिबल हो, समझ गए, इजीली डिविजिबल हो, ये बात याद रखना। और मैंने इसलिए कॉम्प्लेक्स लिया ही ताकि क्लास का माने समझ आए। क्लास में तो हमें थोड़ा ऊपर लेवल पे रहना है ना। तो यहां से आपको लॉग के इक्विलिब्रियम इतना मिला है, तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 10 की पावर -46.4, है ना। अब इसे क्या करोगे, वही कहानी इस्तेमाल करोगे, तो 47 जोड़ोगे 47 घटाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस, देखना समझना, 47 जोड़ोगे, जोड़ने वाला यहां 0.6 देगा और -47 हवा लगी। अब ये 10 की पावर 0.6 कितने की वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू, तो ये आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर -47 इज द आंसर। तो ये एप्लीकेशन है एंटी लॉक का, एप्लीकेशन है एंटी लॉक का। तो जहां भी जिसको आपको कैलकुलेट करना है, अगर वो लॉक के साथ होगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर एंटी लॉक लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसी का इस्तेमाल हम लॉग, इसी एंटी लॉग का इस्तेमाल हम पीएच वाले फार्मूले में भी करेंगे, ठीक है। जल्दी करो।
आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए हेडिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टी लॉट लॉट। सेकेंड लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, जीरो लॉ पढ़ेंगे, खत्म। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, बस हो गया। अगर तीन बॉडी ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो, ऐसे बताता हूं एक साइड में, ए बी एंड सी, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका टेम्परेचर बराबर, और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका टेम्परेचर बराबर, तो पक्का बी और सी का भी टेम्परेचर बराबर होगा। यही है जीरोथ लॉ। अच्छा चलो लिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये करो, थर्ड लॉ क्या कहता है सुनो। ये एंट्रोपी पर बेस्ड है, इसी की हेल्प से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस की। एस निकालेंगे, हमने पढ़ा था ना, एस निकाल सकते हैं, डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं, बाकी किसी चीज में दोनों नहीं निकाल सकते। एक बात और सुन लो कैपिटल जी के बारे में। कैपिटल जी में भी यही केस है, जी नहीं निकाल सकते पर डेल्टा जी निकाल सकते हो। जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है। ये बात मैंने वहां पे नहीं लिखाई थी। जी क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव है, और जी नहीं निकाल सकते पर डेल्टा जी निकाल सकते हो। चलो थर्ड लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानो जीरो केल्विन टेम्परेचर क्या होता है। जीरो केल्विन टेम्परेचर है, जीरो केल्विन, ये इसी को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो। दुनिया में कोई भी गैस जीरो केल्विन तक ठंडी नहीं की जा सकती। स्टेट्स ऑफ मैटर की लाइन है ये, चार्ल्स लॉ के अंदर। किसी भी गैस को आप जीरो केल्विन तक ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि जीरो केल्विन से ऊपर ही कहीं 1 2 3 4 5 10 केल्विन पर ही कहीं वो गैस या लिक्विड या सॉलिड बन गई होगी। गैस है ना, तो टेम्परेचर गिराओगे तो क्या होगा, वो एसोसिएट हो जाएगा, सॉलिड की तरफ जाएगा। तो जीरो केल्विन वह टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस होती ही नहीं है, गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब वो सॉलिड या लिक्विड बन जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो हो जाता है। पढ़ा गया होगा जहां पर वो फार्मूला टी और वी के बीच रिलेशन है, चार्ल्स लॉ, कि जीरो केल्विन वह टेम्परेचर है जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब कोई भी गैस इस टेम्परेचर तक एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इससे ऊपर ही कहीं वो या तो लिक्विड या तो सॉलिड बन जाएगी। और अगर किसी गैस को आपने जीरो केल्विन तक ठंडा कर दिया तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और वो सॉलिड बिल्कुल इतने लो टेम्परेचर पर है कि वो सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टल होगा। परफेक्ट क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल। आप लोग अभी गलती से 12th पास करके आए हो, है ना, उस पे एक सॉलिड स्टेट चैप्टर था, वहां पे डिफेक्ट पढ़ा होगा, डिफेक्ट्स। तो सॉलिड में डिफेक्ट होने का मतलब ये है कोई एक पार्टिकल अपनी जगह से हट जाए। तो क्या कोई भी सॉलिड परफेक्ट सॉलिड होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा उसके अंदर। मगर जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जहां तक किसी गैस को ठंडा करेंगे तो वो परफेक्ट सॉलिड बनेगा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी उसमें कोई भी रैंडमनेस नहीं होगी, कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। मतलब जीरो केल्विन वह टेम्परेचर है जिस पर गैस की एंट्रोपी जीरो हो जाती है। ऑल्दो वो गैस रहा नहीं, अब सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो हो जाती है, कोई रैंडमनेस नहीं, प्रॉपर तरीके से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे और वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज्ड हो जाएंगे। क्लियर? तो लिखो इसी बात को। एट एब्सोल्यूट जीरो
at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, all gases becomes all gases becomes perfectly perfect लिखो perfect becomes perfect crystalline solid perfect crystal y है crystal हाँ y हाँ ये y perfect crystalline double L perfect crystalline solid and have zero entropy and have zero entropy यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हैव जीरो एंट्रोपी। अब सुनो बच्चों, हमारे पास लेट से कोई गैस है रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन गैस मान लो, है ना, मीथेन गैस रूम टेम्परेचर पे है, मुझे उसकी रूम टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है, एंट्रोपी निकालनी है। तो मैं उस टेम्परेचर को टी मानूंगा, कोई भी टेम्परेचर टी केल्विन। अब मैं दो टेम्परेचर के बीच इंटीग्रेट करके उसकी एंट्रोपी निकाल सकता हूं। दूसरा टेम्परेचर तो वो है जिस पर आपको एंट्रोपी निकालनी है, और पहला टेम्परेचर 0 केल्विन होगा जिसे हम रिफरेंस टेम्परेचर मानेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, फिर समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। टू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट to calculate entropy of any substance at any temperature T Kelvin, to calculate entropy of any substance, ये मत लिखना, at any temperature T Kelvin we have to take 0 Kelvin as a reference temperature. We have to 0 Kelvin as a reference temperature. T1 है 0 Kelvin एंड T2 आपको पता है ना, आपको पता है आप जिस टेम्परेचर पे काम करना चाहते हो। ये तुम्हें समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? ये वो टेम्परेचर जिस पर आप किसी गैस की एंट्रोपी निकालना चाहते हो, और ये वो टेम्परेचर जिस पर हमें उस गैस की एंट्रोपी पता है कितनी, 0। गरीबों समझ नहीं पाया क्या पढ़ा रहा हूं, 0 ना, एक पर पता है एक पर निकालना है। तो कैसे करोगे? हमारा फार्मूला क्या है, छोटू सा डी एस बराबर छोटू सा डी क्यू बाई कैपिटल टी, है ना। तो यहां पर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक लिमिट लगाओगे, ध्यान सुनो, इधर डी एस है तो 0 पर वाला एंट्रोपी एंड फाइनल कैपिटल टी पर वाला एंट्रोपी, और यहां पर लिमिट लगाओगे टेम्परेचर क्या, 0 केल्विन से टी केल्विन। ये टी के मतलब टी केल्विन है, तो लेफ्ट में डेल्टा एस आएगा, लेफ्ट में डेल्टा एस आएगा। इसकी लिमिट कहां से लगाओगे, एस नॉट से एस टी, राइट में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 केल्विन से टी केल्विन डी क्यू बाई टी। बात ध्यान से सुनो, इधर ये एस टी माइनस एस नॉट होगा और एस नॉट 0 है ना, तो सीधा एक बार और लिख देता हूं, एस टी माइनस एस नॉट मतलब एस 0 केल्विन, एस 0 इज इक्वल टू जो कुछ भी है, जो कुछ भी है डी टी डी डी लिखो, फिर एस नॉट 0 एस टी मिल गया। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 0, है ना, और ये आपको एस टी निकालना है, तो वहां इंटीग्रेट कर देना है टी को सॉल्व करके, और यहां एस टी को निकाल लेना है। आपको निकालना नहीं है, बस आपको याद रखना है फार्मूला। तो यहां से बनेगा अपने को एस टी बराबर
इंटीग्रेशन 0 से केल्विन, अयो 0 से टी केल्विन डी क्यू बाई टी, ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है ये। Thus, with the help of third law, we can calculate absolute entropy at T Kelvin. With the help of third law, we can calculate absolute entropy at T Kelvin. Done? तो क्या लिखा आपने, नीचे लिखा 10 with the help of third law of thermodynamics we can calculate absolute entropy at any temperature T Kelvin. 10 अतः with the help of third law of thermodynamics we can calculate absolute entropy at any temperature T Kelvin. अगली बात बताइए, इस बात का कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन होने का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 0 केल्विन पर आने के बाद भी कुछ ना कुछ जरा सी एंट्रोपी बचा के रखते हैं, हमें कुछ ना कुछ रैंडमनेस होती है। पहले आप थर्ड लॉ को समझो। जब आप 0 केल्विन पर ले जाते हो किसी गैस को, तो उस तरह से वो अरेंज्ड होगा, इस तरह से अरेंज होगा, ऐसे 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 ऐसे, चाहे जहां से देखो हर तरफ से आपको एक प्रॉपर ऑर्डर दिखेगा इस तरह से। ये है परफेक्ट क्रिस्टल, है ना, परफेक्ट क्रिस्टल, एंट्रोपी 0। मैं कह रहा हूं कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको 0 डिग्री से 0 केल्विन तक ठंडा करने के बाद भी, देखो 0 केल्विन तक ठंडा करोगे तो वो गैस तो नहीं रहेगी, वो बन तो जाएगी सॉलिड, लेकिन उसके बाद भी वो परफेक्ट सॉलिड नहीं रहता। कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनमें 0 केल्विन पर भी कुछ एंट्रोपी रहती है, कुछ रेसिडुअल, कुछ बच जाती है एंट्रोपी। उस बची हुई एंट्रोपी को हम कहते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, बची हुई एंट्रोपी। तो इस एक्सेप्शन के अंदर की जो बात ये भी आता है एग्जाम में, समझो क्या है। देयर आर सम गैसेस विच हैव नॉन जीरो एंट्रोपी इवन एट 0 केल्विन, समझे? which have non-zero entropy, which have some entropy left even at 0 Kelvin. तो लिखो there are some gases, there are some gases, there are some gases which have some entropy non-zero ना, even at 0 Kelvin, even at 0 Kelvin temperature, this entropy, this left entropy at 0 Kelvin is known as, ताकत रहते तुझको, बोलो, रेसिडुअल एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी, बची हुई एंट्रोपी।
और वो गैसेस कौन कौन सी हैं, वो सब इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर सम गैसेस के साथ साथ बेहतर होगा अगर मैं सब्सटेंस लिखता ना, देर आर सम सब्सटेंसेस, है ना, कुछ लोग हैं। इसके एग्जाम्पल देखो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, इसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेट वाइज बनाऊं जाके आसान लगे याद करना। ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड N2O, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइस, आइस भी इसी का एग्जाम्पल है। आइस में भी 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 नहीं होती है। माने पता होना चाहिए, विच सब्सटेंस डू नॉट हैव 0 एंट्रोपी इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये लोग। मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, इतना याद रखना आप लोग। गॉट इट, गॉट इट। थर्ड लॉ भी खत्म। गुल वीपी लेक्चर स्प्रेडशीट स्टेड। तुझे कैसे पता ना चला। अबे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना था यार। अगली हेडिंग लिखिए। वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं अब, एक पेज छोड़ देना, ठीक है, एटलीस्ट वन साइड छोड़ देना, वन साइड या वन साइड छोड़ के हेडिंग लिखो थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, एग्जाम में सिलेबस में लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक्स, बट इट इंक्लूड्स थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्मोकेमिस्ट्री। तुझको थर्मोकेमिस्ट्री मेन चैप्टर है, आई मीन सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। उसके नीचे थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम किस चीज से डील करेंगे लिख लो थोड़ा सा। इट डील्स विथ हीट ट्रांसफर इन अ केमिकल रिएक्शन, इट डील्स विथ हीट ट्रांसफर इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों बस एक पेज ऐसे छोड़ना है थोड़ा सा, एक साइड। आवाज जा रही है? उसके बाद नया नया पार्ट, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, पार्ट 2 लिखो थर्मोकेमिस्ट्री। फिर इसकी मैं डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, डील्स विद हीट फ्लो ट्रांसफर वॉट एवर इन केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिस्ट्री में चलेंगे, लेकिन सेकंड, आपने जो लिखा है सही लिखा है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ब्रेक में देना आप, बैलेंस्ड, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का बैलेंस्ड होना मस्ट है। पता लगा तुम अनबैलेंस्ड रिएक्शन लेके चले गए, माइनस में जाओगे। पहली चीज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ओके, बैलेंस्ड। उसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो मैटर करेगा, उसका रोल होगा, क्योंकि एंथैल्पी, कैपिटल एच, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, उसकी वजह से एंथैल्पी पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए कोएफिशिएंट मैटर करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सब हेडिंग, पहली हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादा क्या है, आसान है। और आप लोग देखिए टॉपिक अगर कंपेयर करें ना तो थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा पार्ट था, थर्मोकेमिस्ट्री कम है। 2 लेक्चर आज और एक और खत्म। लेकिन पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा सवाल थर्मोकेमिस्ट्री से आया है, सबसे ज्यादा सवाल थर्मोकेमिस्ट्री से आया है, नोट इट, ओके, खासकर बॉन्ड एनर्जी वगैरह से। तो फिर आप ये इसलिए क्योंकि
ये आप बिना थर्मोडायनेमिक्स के नहीं सीख सकते। तो अगर आप इसके सवाल कर पा रहे हैं मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आती है, इसीलिए सवाल यहां से पूछना सेफ है, सारे नॉलेज का पता चल जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है सुनो, दुनिया की सभी रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन से एसोसिएटेड जो एंथैल्पी चेंज है उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां से अच्छे से सुनना मेरी बात, हर रिएक्शन से जुड़ी कुछ एंथैल्पी होगी, हर रिएक्शन से जुड़ी, उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहोगे। फिर रिएक्शन के नाम के हिसाब से, रिएक्शन के नाम के हिसाब से उस एंथैल्पी के भी नाम होंगे। जैसे अगर रिएक्शन कंबस्शन की है तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अगर रिएक्शन फॉर्मेशन की है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन की है तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर रिएक्शन सॉल्यूशन की है, डिसोल्यूशन की है तो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, अगर रिएक्शन हाइड्रेशन की है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे गिनाता रहूं, उम्र छोटी पड़ जाएगी, समझ गए। तो शॉर्ट में क्या कहूंगा, रिएक्शन, सभी रिएक्शंस की कुछ एंथैल्पी होती है, उसका नाम अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन। तो मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मास्टर वैल्यू, फिर इसके नाम दूंगा अलग अलग। तो लिखो एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, enthalpy change in any particular reaction is called delta H reaction, is called delta H reaction। इसे कैलकुलेट कर सकते हो, समेशन ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ ऑल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ये डेल्टा एच रिएक्शन निकालने का तरीका है। ये ऑल है, ऑल, तो अगर 2 अमोनिया होगा तो 2 बार होगा फिर ये वैल्यू। जैसे मैं आपसे पूछता हूं अगर कि 3H2 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3 में डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है आपको, तो लिखना सीखो पहले आप डेल्टा एच रिएक्शन लिखना सीखो। कैसे लिखोगे बच्चों, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट 2 है ना, ये है समेशन, सभी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी का सम। तो 2 अमोनिया है ना, तो अमोनिया 1 प्लस अमोनिया 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ अमोनिया। ट्वाइस लाना जरूरी है क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं चिल्ला ज्यादा रहा हूं क्या, हेलो हेलो, माइनस बोलिए, रिएक्टेंट्स थ्राइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस नोट H ऑफ N2। कर लोगे, ये वैल्यूज गिवन होगी, पुट एंड सॉल्व। कंट्रोल आप लोग बताओ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, डेल्टा एच रिएक्शन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यहां साइन मैटर करता है। तो बताओ अगर H प्रोडक्ट ज्यादा है, H रिएक्टेंट कम है तो पॉजिटिव आएगा, H रिएक्टेंट कम है, H प्रोडक्ट ज्यादा है तो डेल्टा H रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा में निगेटिव आएगा ना। तो आगे स्लाइड में चलना पड़ेगा मुझे इसके लिए, या यही करता हूं थोड़ा सा डिस्कस। दिख रहा है यहां पे, देखो बच्चों, पहला केस कि H प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है H रिएक्टेंट से,
अब आप खुद बताओ ये कब मुमकिन है, ये ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन, अच्छा एक बात तो बताई नहीं, रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट, ये है ना रिएक्शन। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा कब होगी, जब ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करके आगे जाएगा या जब ये रिएक्शन हीट रिलीज करके जाएगा। एब्जॉर्ब करके जाएगा तभी तो वहां जाके बढ़ेगी ना, वहां जाने के लिए एब्जॉर्ब करेगा तब वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। मतलब अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है ना। तो इस केस को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक कहोगे कि एक्सोथर्मिक कहोगे। एंडोथर्मिक, हीट खा के गया। तो इसमें डेल्टा एच रिएक्शन का साइन एक तो पॉजिटिव आएगा या वी कैन से ग्रेटर देन जीरो आएगा, और रिएक्शन को कहूंगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में, एंडोथर्मिक। रुक जाओ, सुनते रहो पहले। इसके बाद इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत पॉपुलर ग्राफ है। रुक जाओ, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में एंथैल्पी है, एंथैल्पी एच, एंथैल्पी है। और इस डायरेक्शन में रिएक्शन का प्रोग्रेस है कि रिएक्शन चलो आगे। अच्छा थोड़ा टाइम बोल देता हूं, आपको आसान लगेगा। रिएक्शन प्रोग्रेस है या टाइम है, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्ट की। तो वाई एक्सिस पर ऊपर कौन होगा, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट कहां होगा, नीचे। तो पहले आप समवेयर एनीवेयर रिएक्टेंट मान लो। मान लो रिएक्टेंट हमारा यहां है टाइम जीरो पर, है ना, टाइम जीरो, पूरा पूरा रिएक्टेंट हमारा यहां बैठा हुआ है। अब मैंने हीट दे दी और रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गया और चला गया प्रोडक्ट में। तो सोचो, हम ये बात कभी न कभी सुने होंगे कि एक नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या है, मान लो कि आपको एक कन्वर्जन करना है ना ए टू बी, तो कन्वर्जन में बीच में एक पीक आएगी जितना, जिसको अचीव करना जरूरी है। हर काम में ये चीज वैलिड है। मतलब अगर आप यहां रहते हो, यहां रहते हो और वो वहां रहती है और बीच में एक पहाड़ है ऐसे ऐसे, तो यहां से वहां जाने के लिए आपको ये हाइट अचीव करना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है ना, जो आपको अचीव करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर उस बंदे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं इसको क्रॉस कर पाया तो भूल जाए फिर, है ना। तो इसीलिए यहां पर भी वैलिड है ये चीज। अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता है तो उसके पास एक 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 मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है। ऐसे नहीं सीधा यहां से यहां भाग जाएगा। ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए यहां प्रोडक्ट है, यहां प्रोडक्ट ऊपर क्यों लिख रहा हूं बताओ, है ना, बढ़ रही है एंथैल्पी। तो कुछ टाइम के बाद, तो अब मुझे यहां से वहां जाने के लिए, बोर्ड पर देखो ऐसे नहीं जाओगे। इतना आसान कोई रास्ता है क्या सक्सेस का, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तो सीधा सीधा कोई भी पहुंच जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरह से। हवा लगी क्या। तो इस ग्राफ को देखकर आपको पहचानना है वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो बताओ जी, इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसे देख के मालूम पड़ा, तो एक बात और बता दूं, ये जो गैप है, ये जो गैप है इस दोनों के बीच का, यही तो डेल्टा एच रिएक्शन है, नहीं है। छापो सारा का सारा। ताकत
एंडो का ग्राफ, एंडो का साइन, इस ग्राफ के बारे में और डिटेल्स डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में, जहां पर हम एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जिक्र करेंगे। इसका डुप्लीकेट नहीं, इसका अपोजिट आप लोग फिर से बनाइए। केस 2 करो, इसको उल्टा 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 सब उल्टा कर जाओ, बना के दिखाओ। इसका उल्टा आप लोग खुद से बनाओ कॉपी पे। और ये हाइट का ध्यान रखो, ये तुम्हारी हाइट बराबर क्यों लग रही है? हाँ ठीक है, चलो चले। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, उसी को आप लोग अपनी फेयर पे लिख सकते हो, रिएक्शन का प्रोग्रेस एक्स एक्सिस पर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पर एंथैल्पी ली है, एच एंथैल्पी। सेकेंड ग्राफ बनाओ बच्चों, देखता हूं मैं तो कितने लोग बना पाते हो, फटाफट करो। ये किसने बनाया? अच्छा हाँ, अच्छा यहां से अलग है ना ये इतना, हाँ गैप को ऐसे डॉट डॉट से ना डेल्टा दिखाओ। यस, सेकेंड पार्ट में नहीं करा रहा हूं, डॉट डॉट से उसको अलग कलर दिखाना डेल्टा एच को। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ओ नालायक, ये क्या तू डूब के जाएगा क्या? अच्छा पानी में डूब के जाएगा, समझ गया। हाइट यहां भी अचीव करनी है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बस क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। यहाँ एक और बैठता था कल, कहाँ था, कौन था, कौन था? तेरा क्या नाम है? पहले पढ़ती थी आकाश में आज। गुड। ये क्या हुआ भाई, ऐसे ही बना ग्राफ, डूब क्यों रहा है ये? ऐसे डुबकी लगा रहा है पानी में, समझ रहे हो ना? पहाड़ के पार नहीं है इसका हिसाब, इसका हिसाब लेक के पार है, पानी में घुस के जाना है इसका। ये मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा वाला ग्राफ। और क्या, इस तरह से ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरह, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और इस गैप को बोलोगे आप डेल्टा एच, है ना? डन कर दोगे, छोड़ रहा हूं, ठीक है? कोई है जो चाहता है बनाऊं? नहीं, कौन कहता है? तो धरती का बोझ है बे। केस 2, अगर एच रिएक्टेंट ज्यादा हो और एच प्रोडक्ट कम हो, ये कैसे मुमकिन है जरा सोचो? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, यानी वो उसने रिलीज कर दी होगी एनर्जी। तो इस केस में पहली बात तो डेल्टा एच का साइन क्या आएगा? निगेटिव आएगा, यानी लेस देन जीरो आएगा, और रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक कहलाएगी। और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहां पर टाइम या रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहां पर एंथैल्पी। जिनका नहीं बना साथ साथ लिखो, एच है। तो जब टाइम जीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट था समवेयर हेयर, वेर एवर यू वांट। देन थोड़ा टाइम बीता, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट यहां मान लो आप, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। सीधा रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता सीधा नहीं है, थोड़ा हाइट अचीव करना पड़ेगा, थोड़ी हाई एनर्जी अचीव करनी। अबे जो तुमने हीट रिलीज करनी है ना, उससे पहले थोड़ा इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये तो ये हाइट, ये जो गैप है ना इन दोनों का, गैप को अलग कलर दिखा देता हूं। ये जो गैप है ना इन दोनों का, इस गैप को डेल्टा एच रिएक्शन कहूंगा। क्लियर और नॉट?
उसके बाद ये जो हमारे पास डेल्टा एच सामने आया है, इसकी प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एच, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एच, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एच। पहला, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जब रिएक्शन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एंथैल्पी भी उसी टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो डेल्टा एच गेट्स मल्टीप्लाइड ऑन मल्टीप्लाइंग पता नहीं एनी रिएक्शन बाई एनी नंबर या एनी फैक्टर, बाई एनी फैक्टर। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच में वो नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। व्हाट आई मीन कि अगर ए से बी में जा रहा हूं और इस रिएक्शन की एंथैल्पी -x किलो जूल है, हाँ बच्चों, तो 2a से 2b में जाऊंगा तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई -2x किलो जूल। इतना ही नहीं, यहां मल्टीप्लाई 2 से किया, मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई लिखा है बस, मल्टीप्लाई। तो बताओ अगर हाफ ए से हाफ बी में जाऊं तो इस बार मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, हाफ से, तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, -हाफ ऑफ x किलो जूल, x किलो जूल। छापो, दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई कराया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये नहीं लिखाऊंगा डिवाइड कराऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड भी कराया है ना, तो डिवाइड को भी क्या मानो, मल्टीप्लाई मान लो। 1/2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करता, अच्छा एक बात और, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में वो एक्सो होगी। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो है तो रिवर्स में क्या होगी, एक्सो। तो लिखो इसी बात को, ऑन रिवर्सिंग, ये रिवर्सिंग लिखा है, एनी रिएक्शन साइन ऑफ डेल्टा एच इज चेंज्ड। अब चेंज्ड मतलब अपोजिट हो जाता है। मसलन इसी को मैं एग्जांपल लेके चलूंगा लास्ट तक, ठीक है। अगर ए से बी में -x है, हट, ए से बी में क्या है, डेल्टा एच है -x किलो जूल, तो बी से ए में क्या होगा, बस यही पढ़ा रहा था, +x किलो जूल। तो जब दो रिएक्शन जोड़ोगे तो चूंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। अगली प्रॉपर्टी है चौथी, अगली स्लाइड पे जाएगा। है, दीवानापन है, ऑन एडिंग, ऑन अगला फोर्थ,
फोर्थ, on adding on adding reactions there delta H is also added. Why so? Because delta H is बोलो भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे अगर A से C का डेल्टा H x किलो जूल है और ये एडिशन उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक वाला एडिशन हो, मतलब विद साइन, है ना. एडिशन का मतलब बस अब हमें से जोड़ना है. अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो घट भी सकता है. डेल्टा ये लिख दिया मैंने, और लिख दिया ए से बी, बी से डी, इसका डेल्टा एच लिख दिया मैंने -y किलो जूल. तो बोलो बच्चों क्या होगा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और एक नई रिएक्शन बनाऊंगा, a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, x माइनस वाई. समझ गया भाई, लिख लो. तो इतनी प्रॉपर्टीज है डेल्टा एच की, इन्हें एक साथ यूज करेंगे हम. डन. अब सुनो सब लोग मेरी बात. हम यहां से एक तरीका सीखेंगे. चुप कर, थोड़ा ब्रेक ले लो. इस ब्रेक पता क्या करो, प्रॉपर्टीज याद करो, तीनों प्रॉपर्टी. थोड़ा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब जो सिखाने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल, अब जो सिखाने जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे जाऊंगा. अब जो सिखाने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल मैं 3 चैप्टर में ना करूं, पैसा वापस. 3 चैप्टर की बात बताने वाला हूं, पैसा वापस. कितना सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया वही वापस होगा. 3 चैप्टर्स की बात. इस चैप्टर में, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में, फिर 4 चैप्टर भाई, 4 करेक्शन. इस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, फिर केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 4 चैप्टर में इस अप्रोच का इस्तेमाल करूंगा. ये अप्रोच क्या है समझिए. आपको कुछ रिएक्शन दी होंगी 2, 3, 4, उनकी हेल्प से एक डिजायर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होगी. इस चैप्टर में एंथैल्पी है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में वो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट स्मॉल के हो जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो पोटेंशियल ई हो जाएगा, सेल पोटेंशियल. तो इस तरह 4 चैप्टर में इस बात का इस्तेमाल करना है. तो मैं याद दिलाऊंगा, मैंने कहा पहली बार पढ़ाया था, ठीक है, इस्तेमाल करूंगा बार बार. तो क्या है वो टॉपिक सुनो, बहुत ही आसान है. जैसे आपसे कहता कि सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस हीट करके बना रहा है CO2 गैस, इसका डेल्टा H दिया है -x किलो जूल. दूसरा, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है. इस रिकॉर्डिंग को रख लेना अपने पास, रख पाते हो, डाउनलोड होता है. फिर सी डायमंड ले लिया, इसको दिया O2 गैस और बना दिया CO2 गैस, इसका डेल्टा H हो गया -y किलो जूल. चुप करो. एंड फाइंड डेल्टा H फॉर सी, अरे डायमंड
टू, ये सब रिवर्सिबल है। सी ग्रेफाइट, ये मेरा सवाल है। मतलब दो रिएक्शन दी है, इस बार दो रिएक्शन से शुरुआत कर रहा हूं और तीसरी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। तो ये जो अप्रोच है इसमें आपको पूरी सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। देखो जी, समझो, सॉल्यूशन देखो। पहले सॉल्यूशन से पहले आप सवाल को 2-3 बार समझो। ये गिवन इन्फो है, इन्हीं की हेल्प से ये मिलेगा हमें। ये हमेशा गिवन रिएक्शंस को मॉडिफाई करके जोड़ना होता है। जोड़ना तो जरूर है लास्ट में। हमेशा गिवन रिएक्शंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जोड़ना होता है। एंड में तो जोड़ना ही होता है। जब जोड़ोगे तो उनकी एंथैल्पी जुड़ जाएंगी। तो आप टारगेट पे जाओगे। भाई हमें इनके साथ क्या करना है, इसका पता लगाने के लिए आप अपने टारगेट पे जाओ। वेयर इज योर टारगेट? दिस वन। डायमंड से ग्रेफाइट में जाना है अपने को। तो सब लोग सुनो, यहां शुरू हो गई बात, लिखाऊंगा नहीं मैं। इस रिएक्शन में लेफ्ट में मुझे डायमंड चाहिए और राइट में ग्रेफाइट चाहिए। तो एक एक पे फोकस करो। डायमंड चाहिए लेफ्ट में, तो आओ ढूंढते हैं कि वो रिएक्शन में है कहां है। इस वाले में है और ऑलरेडी वो लेफ्ट में ही है। मतलब मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं करना व्हाइल एडिंग। उड़ गया फ्यूज तुम्हारा। बोला था ना मुझे एंड में ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो ग्रेफाइट डायमंड को देखकर पता चला कि ये मुझे लेफ्ट में चाहिए और कोएफिशिएंट 1 चाहिए। मतलब इस रिएक्शन को ना रिवर्स करूंगा ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एज इट इज रहेगी। ये बात समझ में आई? फिर चलिए ग्रेफाइट के पास। अगर मान लो यहां पर O2 होता, अब O2 यहां भी है यहां भी है, तो हम O2 से कोई फैसला नहीं लेंगे। हम फैसला उस कंपोनेंट से लेंगे जो एक बार होगा। ग्रेफाइट सिर्फ एक बार है, देखो यहां के। डायमंड सिर्फ एक बार है। CO2 2 बार है। CO2 से नो फैसला, O2 से नो फैसला। ठीक है, तो चलो बताओ ग्रेफाइट कहां है? राइट में है। कहां है? राइट में। तो हमें ये राइट में चाहिए। तो अब जाके ढूंढो वो है कहां। वो है लेफ्ट में। तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। ओ, मगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर। खत्म, टाटा बाय बाय। इसकी जो एंथैल्पी है बोर्ड पे देखो, दोनों को जोड़ने से मिलेगी। इसको एज इट इज रखूंगा, इसको रिवर्स करूंगा तो उसका साइन x हो जाएगा, इसका -y रहेगा। यही आंसर, एक लाइन में आंसर होगा अगर तुमने ये तरीका सीख लिया तो। अगर ये तरीका सीख लिया तो, वरना फिर जाओ बाकी क्लास में लोगों ने कैसे सीखा है पता करो। वो दो रिएक्शन को मॉडिफाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, 3 4 5 लाइन में हो जाएगा। खत्म, बिना किसी लाइन के खत्म। मगर ये लिखा नहीं जाएगा ना, वरना चोरी हो जाएगा। सिर्फ आप समझ लो ऐसे ही। अगला पॉइंट, अगला सवाल में जाऊंगा, पहले आप ये लिखो। चलो क्या है उसका नाम? बहुत लंबी कहानी है ब्रो। एक बार हम जा रहे थे रास्ते में, हम 2 लोग थे। सो यू नीड रिपीटेशन, राइट? एक बार और समझाता हूं, फिर समझ आया? समझा? चल क्या बताया मैंने? समझा पूरी क्लास को? टारगेट कहाँ है? टारगेट यहां से देखो, वहां दूर से तो यहां पर टारगेट बना हुआ है, स्लाइड पे नहीं बना। टारगेट ये है ना अपने का। हमें ग्रेफाइट कहां से? राइट में। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब ऐसे करना पड़ेगा ना, तो उसका एच क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो स्टेप 1 देखो, हमारा एंड गोल क्या है, हमें इन्हें जोड़ना है, नो डाउट जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर जोड़ने से पहले क्या क्या करना है सोचो। जोड़ने से पहले, जोड़ूंगा तो डेल्टा एच जुड़ेगा ना, ये तो क्लियर है। अब जोड़ने से पहले क्या क्या करना है, उसके लिए जाइए टारगेट पे। टारगेट में लेफ्ट में डायमंड चाहिए, मुबारक हो ये लेफ्ट में ही है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। राइट में ग्रेफाइट चाहिए, वो तो लेफ्ट में बैठा है, इसको पलट देना है। पलट देना है तो साइन चेंज, खत्म, जोड़ दिया। प्लस एक्स माइनस वाई। नहीं समझा पाया, आउट ऑफ सिलेबस। अगले टॉपिक पे चलता हूं, अगला सवाल करता हूं। ए से सी डेल्टा एच इज इक्वल टू x1, सी से डी, नहीं रुक जाओ, एबीसीडी, सी से एक्स, डेल्टा एच इज इक्वल टू x2, ये x1 है, x से वाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू x3। फाइंड, फाइंड क्यों लिखता हूं मैं, लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, y से d, डेल्टा एच इज इक्वल टू x4, d से a, डेल्टा एच इज इक्वल टू सवालिया निशान। ये करके दिखाओ। अपन को अब रेस्ट करना है, रिटायरमेंट आ गया। कभी कॉपी ऊपर रख के लिखा कर, बोर्ड एग्जाम कैसे पास कर गई, क्या बोला तुमको भाषा समझ नहीं आती, इसको पीछे का सुनाओ फिर से। दिखा, मुबारक। यहाँ पे हमें पता है वो राइट साइड में, हमें जो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज होगी। तो आंसर क्या बोल रहा है तू, माइनस x4 माइनस x1। सारी मेहनत में पानी घोल डाल दिया तूने, क्या करेंगे हैं? ठीक है, क्या करेंगे, ओ मारो मुझे अरे बाबू तेरा अलग ही लेवल है। हाँ छोटी, अच्छी ट्राई, नाकाम कोशिश। भाई सुनो, तेज चिल्लाऊंगा, जितनी भी रिएक्शन दी है सबको जोड़ना है बे, ये नहीं बोला उस टाइम, जितनी भी रिएक्शन दी है सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, मगर किसमें क्या चेंज लाना है, किसमें क्या मैनिपुलेशन करना है, ये टारगेट से पता चलेगा। सबको जोड़ना है, ऐसे भी ऑल रिएक्शन आर टू बी एडेड, वरना ये कैंसिल कैसे होगा, ये कैंसिल कैसे होगा, और सिर्फ डीए कैसे बचेगा, जोड़ने से कैंसिल होगा बे। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सॉल्यूशन बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर, बोर्ड पे देखो। अपने को डी कहां चाहिए, लेफ्ट में, कहां है वो, पलटी मारोगे -x4 हो जाएगा, मानते हो। ऑपरेशन देखो कहां कहां करना है, राइट में ए चाहिए, उसको पलटी मारोगे क्या हो जाएगा, -x, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। इन्हें क्यों छोड़ देते हो, नाराज हो इनसे, ये आंसर है। बोलो बाबू, हाँ x3 के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहा है, तो x3 है माइनस में। अरे मुझे बताना कैसे किया, मैं क्या बताऊं ऐसे किया कैसे, मुझे क्या पता कैसे किया है, वो आंसर सही है, देख उसको, ऐसे वैसे किया नहीं, आंसर ये आना चाहिए, देन मैं मानूंगा जैसे भी किया सही किया है, ये आंसर है ना आपका। फिर सुन लो, इन शॉर्ट वी हैव टू ऐड ऑल द गिवन रिएक्शंस, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हम हर रिएक्शन में मॉडिफिकेशन करें। तो इसके हिसाब से तो मैंने इसमें कर लिया, इसके हिसाब से इसमें कर लिया, बाकियों में नहीं किया।
तो मैं आपको थोड़ा और लॉजिक दे दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखो सभी लोग, इसको पलटूंगा, सी से ए हो जाएगा, मानते हो। इसका जाएगा -x1, दूसरे को कुछ नहीं करूंगा, सी से x रखूंगा, ठीक है दादा। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बताऊंगा, फिर तो मैं और बाकी सेम हो जाएंगे। आपको ऐसे ही करना है भाई, लास्ट में। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट में भी चेंज कर सकते हो। पहले आप चाहो तो ए से डी निकाल लो, है ना, ए से डी निकाल सकते हो, फिर लास्ट में पलट देना, साइन चेंज। हाँ भाई बोल, वही मैं कह रहा हूं, ए से डी पहले निकालेंगे फिर चेंज करेंगे, रुक जाओ। पहले ए से डी निकालेंगे फिर चेंज करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, ये डी से ए पूछा है ना, सॉल्यूशन थोड़ा सुनो एक बार, ये थोड़ी गड़बड़ बात हो गई। डी से ए पूछा है ना, तो अगर मैं ए से डी निकाल लेता हूं तो आसान हो जाएगा, ए लेफ्ट में है डी राइट में है, बाद में साइन चेंज कर लूंगा। तो सुनो और बताओ, ए से डी निकालने के लिए मुझे किसी में कोई चेंज लाना है क्या, नहीं ना। तो ए से डी उस वाले में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, पता है क्या, वहां पर एक्स सी सी कैंसिल नहीं होगा जब इसको रिवर्स कर दूंगा, तो एक इधर होना चाहिए एक इधर होना चाहिए, तब कैंसिल होगा, तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग ए से डी निकालोगे, ठीक है, ए से डी निकालोगे। सो फॉर दैट आपको कुछ नहीं करना, सारी रिएक्शन को जोड़ देना है। क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये है ए से डी। अब डी से ए का क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एच बराबर -x1 -x2 -x3 -x4। किसी को समझ आया, ये सही है, हाँ ये वाला सही है, उसमें सारे माइनस में नहीं थे ना, उसमें मैंने यहां पर कैंसिल वाली बात नहीं सोची, मुझे इसको x2c लेना था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वो वाला गलत है, ये करेक्ट है। सब में माइनस लगाया था क्या आपने, नहीं ना, लास्ट वन सब में माइनस लगाया था, सब में पक्का, यही सही है। तो ठीक है, इसी क्लास की इसी बात के साथ हमारी सेवा समाप्त हो रही है, और अगली क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। मतलब यहां तक मैंने पेंडिंग कर दिया, ठीक है, थैंक यू।